हाय, माय नेम इज़ वैभव जैन एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आयुष भारत। आयुष भारत हमारा एक स्टार्टअप है जिसमें हम लोगों की क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस को डील करने में और सॉल्व करने में मदद करना चाहते हैं। इंडिया में लगभग 40,000 पेशेंट्स डेली किसी न किसी क्रॉनिक कंडीशन के शिकार होते हैं या उनको डायग्नोसिस होता है, और हमारे पास आयुर्वेद जैसी चीज़ें हैं जिनसे हम इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। टुडे वी प्रेजेंट डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, हु इज डीलिंग इन द फील्ड ऑफ कैंसर एंड हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स, और ये रोज कई 100 पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं कैंसर से लड़ने में और उसको जीतने में। हाय डॉक्टर साहब, सो why don't we start with a very quick introduction of yourself for our viewers? So, I am Dr. Sarvesh Agrawal. Presently, I am working as an associate professor in the National Institute of Ayurveda. I am working in the field of prevention and management of the lifestyle disorders. Especially, I am dealing with the patients of the cancer since last many years. डॉक्टर साहब, कैंसर क्या है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें, और खास तौर से इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा, व्हाट इज कैंसर? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं और हमारा जो बॉडी का कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे वो हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन वो सेल्स लेके और ग्रोथ होती जाती है और हमारी बाकी बॉडी वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो जाती है। अगर हम आयुर्वेद में देखें कि कैंसर क्या है, तो अलग अलग नाम से कैंसर का डिस्क्रिप्शन हमारे आयुर्वेदिक एंशिएंट लिटरेचर में मिलता है, जिसमें एक अर्बुद बहुत कॉमन टर्म है, कर्कटा अर्बुद बोलते हैं हम, ग्रंथि है, गुल्म है, ऐसे बहुत सारे नाम से बॉडी के अलग अलग पार्ट में कैंसर की बीमारी का डिस्क्रिप्शन मिलता है। कैंसर क्या है ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया आयुर्वेद में। हाउ डज द ट्रीटमेंट एक्चुअली हैपेंस फॉर कैंसर इन आयुर्वेदा? देखिए, आयुर्वेद में जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो हम देखते हैं कि कैंसर बॉडी के किस पार्ट में है और किस स्टेज में है। जैसे अगर किसी पेशेंट्स को लंग कैंसर है तो हम जो लंग्स की जो डिजीज़ है उनमें काम करने वाली दवाइयाँ हैं वो फोकस करते हैं। इसके अलावा कैंसर अगर इनिशियल स्टेज में है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है या मेटास्टेटिस है, जैसे एक पेशेंट को लंग कैंसर हुआ और मेटास्टेटिस होके उसकी कुछ गांठें लिवर में बन गई, तो उस पेशेंट को हम लंग कैंसर के साथ साथ लिवर कैंसर का भी ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ पेशेंट को लाइफस्टाइल, खान पान, योगा, मेडिटेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो डॉक्टर साहब, जैसे आयुर्वेद वैसे भी पूरी बॉडी को इन होल एक समझ के ट्रीटमेंट करते हैं और होलिस्टिक वेलनेस, होलिस्टिक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच कैसे कंट्रीब्यूट करती है कैंसर केयर में, इस पर थोड़ा सा और एलैबोरेट करें। जी, देखिए, पेशेंट आज की डेट में हम देखें तो कोई भी बीमारी फिजिकल नहीं रही है। अब फिजिकल के साथ साथ हर पेशेंट का हर बीमारी में मेंटल इन्वॉल्वमेंट है, और जब तक हम पेशेंट का एक स्ट्रेस लेवल उस बीमारी के प्रति कम नहीं करते तब तक वो बीमारी कवर अप नहीं होती है। इसलिए हम पेशेंट को दवाइयों के साथ साथ उसका लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, योगा है, क्या फूड लेना है, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, बीमारी के साथ कैसे कोप अप करना है, ये सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देते हैं। ये होलिस्टिक केयर में आता है। इनफैक्ट पेशेंट्स को एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ भी आयुर्वेदिक दवाई देनी है या योगा, मेडिटेशन, डाइट देनी है, वो भी होलिस्टिक के अंदर ही आ जाता है। सो डॉक्टर साहब, जैसे होलिस्टिक वेलनेस है या होलिस्टिक केयर है और डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हैं, तो किस टाइप के कैंसर्स ज़्यादातर हमारे को देखने में आते हैं, और कैसे एक कैंसर से दूसरे कैंसर का जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेद के अंदर वो कैसे वेरी करता है? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो कैंसर के कॉमन पेशेंट हैं उनमें ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग करते हैं। उसके बाद लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, ये मेल्स में ज़्यादा होते हैं। फीमेल में हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इनके पेशेंट हमारे यहाँ ज़्यादातर से पाए जाते हैं। फिर आपने पूछा कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट अलग अलग कैंसर का हम कैसे किया जाना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है और एक पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है, तो जो लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर है, जो एरिया है हमारा, ये जो हमारे यहाँ 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, तो ये कफ प्रीडोमिनेंट एरिया है। तो इस कैंसर में हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो कफ को कम करने वाली हैं, या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने वाली दवाइयाँ हैं वो हम पेशेंट को देते हैं। और अगर किसी के यूरिनरी ब्लैडर में, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में कैंसर है तो हम वहाँ पर काम करने वाली दवाइयाँ देते हैं पेशेंट को, जिससे वो जल्दी कवर अप होता है। सो जैसे आपने विभिन्न प्रकार के कैंसर और उनको कैसे ट्रीट करते हैं, ये भी डिफरेंट तरीके से काम होता है। यहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में किस टाइप के फैसिलिटीज़ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें जो कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है, सर उसमें थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, एनआईए में वैसे हमारा बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, लगभग 50 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, और शुरू से ही यहाँ बहुत तरह के पेशेंट हैं, इनमें कैंसर भी आते रहे, लेकिन डेडिकेटेड कैंसर ओपीडी जो स्पेशली हमने शुरू की 2018 और 19 में।
और इसको शुरू करने से पहले हमने यहाँ पर ट्रेनिंग वर्कशॉप बहुत सारे किए, उसके बाद हमने ये शुरू किया और हमारे पास आज की डेट में हर तरह के कैंसर के पेशेंट आते हैं, सिवाय कुछ ऐसे पेशेंट जो खाना नहीं खा सकते ओरली या आईवी लाइन पर हैं, चूँकि हम आयुर्वेदिक टोटली पद्धति से इलाज करते हैं तो उन पेशेंट को नहीं लेते। अदरवाइज सारे पेशेंट्स हम लेते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट स्टेज का हो, सेकंड का हो, मेटास्टेटिक लास्ट स्टेज का कैंसर हो, हम सारे पेशेंट्स को इधर ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर, लिवर, बिलियरी सिस्टम के कैंसर हैं, एनोरेक्टल कैंसर हैं, ये सारे पेशेंट का हम अपने इलाज करते हैं। सर ये तो बिल्कुल सही है, बट जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में जनरली जो आम लोगों को समझ में आता है कि सर्जरी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या कीमोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आयुर्वेद में किस तरीके से कीमोथेरेपी, कोई हर्बल कीमोथेरेपी चीज़ होती है या सर्जरीज में वो कैसे पॉसिबल है सर? हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उसमें बहुत तरह के पेशेंट आते हैं। जैसे कुछ पेशेंट जिनको हम सर्जरी के लिए इंडिकेट किया जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा, तो उनमें से हम पहली बार जो पेशेंट सर्जरी के लिए फ़िट हैं और उनकी करनी चाहिए, हम भी खुद उनको सलाह देते हैं कि आप सर्जरी ही कराइए। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो सर्जरी करानी तो चाहिए लेकिन पेशेंट फिट नहीं है या किसी अदर रीज़न की वजह से वो सर्जरी नहीं कराना चाहता, तो उन पेशेंट्स को हम कुछ आयुर्वेद की दवाइयाँ ऐसी देते हैं जो उसके कैंसर के ट्यूमर का साइज़ रोक दे या कुछ साइज़ कम कर दे। ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके साइज़ कम हुए हैं। रही बात कीमोथेरेपी की, कीमोथेरेपी भी सारे पेशेंट्स को कन्वीनियंट नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट्स कीमोथेरेपी के बाद सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट को कीमोथेरेपी बीच में ही रोकनी पड़ती है, उनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट या वीकनेस होती है। तो उन पेशेंट्स को भी हम बोलते हैं कि आप कीमोथेरेपी अगर ले रहे हैं तो उसके साथ में कुछ हमने आयुर्वेदिक दवा डेवलप की हैं जो उनके कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट कम करती है, तो उन दवाइयों को भी हम देते हैं पेशेंट को। जैसे कीमोथेरेपी के दौरान उसका डाइट कम हो जाना, भूख कम लग जाना, वीकनेस होना, उनके लिए भी हम दवाइयाँ देते हैं। तो हमारा दवाई केवल कैंसर कम नहीं करता, पेशेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एपेटाइट बढ़ाता है, ओवरऑल जनरलनेस इम्प्रूवमेंट करता है। डॉक्टर साहब, इसमें एक हल्का सा इलेबोरेशन मैं ये चाहूँगा कि जैसे कीमोथेरेपी क्या होती है मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव में, और क्या हम आयुर्वेदिक कुछ हर्ब्स की मदद से वैसा का वैसा इफ़ेक्ट दे सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई कीमोथेरेपी ले रहा है पेशेंट, तो उसको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कीमोथेरेपी के साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसमें एडमिनिस्टर करें तो उसको क्या बेटर रिलीफ मिल सकता है, जल्दी ट्रीटमेंट हो सकता है, और कौन सी वो हर्ब्स हैं जो एडमिनिस्टर कर सकते हैं? कीमोथेरेपी दरअसल एक केमिकल थेरेपी है जिसमें आईवी या ओरल मेडिसिन के द्वारा हम टारगेटेड थेरेपी होती है, उसमें वो कैंसर को जाके उसकी सेल्स को मारती हैं वो। लेकिन जो टारगेटेड है वो प्योरली टारगेटेड नहीं है, उसमें उसके साथ साथ बॉडी की और हेल्दी सेल्स भी मर जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं। तो हम अगर पेशेंट को हम कीमोथेरेपी का एक अल्टरनेटिव सोचें आयुर्वेद में, तो बहुत कुछ हर्बल मेडिसिन हैं जो कि कैंसर की ग्रोथ को रोकती हैं, जिसमें खासकर हरिद्रा, जिसको हम हल्दी बोलते हैं, एक वरुण है, शिगुरु है, कांचनार है, ये या सदाबहार के पत्ते हैं, तुलसी है, ये बहुत सारी हर्ब्स हैं जिन पर बहुत सारे रिसर्च वर्क हुए हैं और पाया गया है कि ये कम करते हैं ग्रोथ को। इसके अलावा कुछ प्रिपेयर्ड मेडिसिन भी है मार्केट में, जैसे मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा था तो अमृत भल्ला तकवले है, उसमें बहुत सारे गोल्ड प्रिपरेशन या स्वर्ण भस्म की दवाइयाँ हैं, वो कैंसर की ग्रोथ को कम करने में कारगर है। फिर आपने पूछा कि कीमोथेरेपी के साथ साथ क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया कुछ दवाइयाँ हमने डेवलप की, उनमें खासकर एक सारिवा और मंजिष्ठा, ये 2 दवाइयाँ हैं जो बहुत कारगर हैं। ये पेशेंट को कीमोथेरेपी, इनफैक्ट रेडियोथेरेपी के होने वाले जो पेशेंट को एक हीटिंग इफेक्ट होता है उसको कम करती हैं। कुछ प्रिपेयर्ड मेडिसिन है जैसे अभिपत्ति का चूर्ण है, धनिए का जो डिकॉक्शन है, ऐसी दवाइयाँ हम पेशेंट को देते हैं। हमारा मानना है कि आयुर्वेद में पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं और मॉडर्न साइंस भी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, और व्यक्ति को जब कोई निदान ढूंढना होता है, सॉल्यूशन ढूंढना होता है, तो उसको हर तरफ से सॉल्यूशन ही चाहिए होता है। तो कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट, कैसे इंटीग्रेटेड काम हो सकता है कि आयुर्वेद और मॉडर्न मिलकर पेशेंट को किस किस लेवल पर हेल्प कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो इंटीग्रेशन है आयुर्वेद और एलोपैथिक सिस्टम का, वो आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयों का खजाना है। लेकिन हम अगर आयुर्वेद को ग्लोबलाइज करना है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा मॉडर्न पैरामीटर पे कि हमारी दवाइयाँ काम करती हैं। तो हम एक रिसर्च के फील्ड में जाने के लिए हम दोनों के इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरा, हम पेशेंट के केयर की बात करें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सर्जरी की, तो जो पेशेंट सर्जरी के योग्य हैं, हम एक मॉडर्न सिस्टम के साथ मिलकर सर्जरी कराएं।
फिर वो डिजीज़ उसको दोबारा ना हो, उसके लिए हम एक लॉन्ग टर्म में आयुर्वेदिक दवाइयाँ दें, तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा जिनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट है, उनको इंटीग्रेशन में लेके एक तरफ कीमो या रेडियोथेरेपी हो रही है और कुछ दवाइयाँ हमने दे दी, या फिर कुछ पेशेंट्स एकदम एंड ऑफ लाइफ केयर है जिसको हम पैलिएटिव केयर बोलते हैं, वहाँ पर अब हम वहाँ पर सर्जरी भी नहीं कर सकते, कीमोथेरेपी भी नहीं दे सकते, तो कुछ पेन किलर मॉडर्न साइड की एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ उनके साथ आयुर्वेद की दवाइयाँ चल रही हैं जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक करेंगी, उसकी डाइजेशन को ठीक करेंगी, एपेटाइट को, स्ट्रेंथ को ठीक करेंगी, या उसके साथ साथ हम थोड़ा योगा मेडिटेशन करते हैं तो वो मेंटली पेशेंट को मजबूत करता है। तो अगर हमें एक अल्ट्रा मॉडर्न समय में जाना है तो हमें आयुर्वेद और मॉडर्न टेक्निक्स को जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न और आयुर्वेद का इंटीग्रेशन या समागम बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी पर्सपेक्टिव को लेकर के हम आयुष भारत पे हमने काम शुरू किया, जहाँ पर हम AI को भी साथ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और आयुर्वेद को एक टेक्नोलॉजी का एक सोल्यूशन देना चाहते हैं। टेलीमेडिसिन किस तरीके से कैंसर केयर में और किस किस स्टेज पर हेल्पफुल हो सकती है डॉक्टर साहब? व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? जी देखिए, टेलीमेडिसिन भी आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दूर दूर तक अप्रोच करना चाहता है, लेकिन उसके पास समय नहीं है, डॉक्टर के पास समय नहीं है, और कोई बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, कई बार एक छोटी सी गांठ हो गई जो पता लगा कैंसर ही नहीं है और पेशेंट इधर उधर दौड़ रहा है, तो एक इनिशियल ऑनलाइन कंसल्टेशन करके वो ओपिनियन ले सकता है, डॉक्टर ऑनलाइन बता सकता है भाई हाँ आप एक इसका सोनोग्राफी करा लो, बायोप्सी करा लो या कुछ करा लो, तो वो रिपोर्ट के साथ अगली बार जा सकता है। एक इनिशियल लेवल पर तो ये है। फिर कैंसर के ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट आया, एक बार डॉक्टर से पूरा इलाज करा लिया, अब फॉलो विजिट्स होती हैं 15 दिन पर, महीने भर पर, तो वो ऑनलाइन बीच बीच में विजिट कर सकता है, क्योंकि उसमें केवल हमें डॉक्टर को पेशेंट का एक जस्ट हेल्थ स्टेटस चेक करना रहता है और मेडिसिन कंटिन्यू चलती है। तो पेशेंट्स अगर दूर के पेशेंट्स हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, समय की बचत करता है और हर तरह से पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। डॉक्टर साहब, इतने आपके 15 साल के कुछ एक्सपीरियंस में जो रिसेंट रहे, वुड यू प्लीज शेयर सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट? ऐसे तो कैंसर की हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं। कुछ पेशेंट के कैंसर के ट्यूमर के साइज़ कम हुए, किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई, किसी की 5 ईयर सर्वाइवल ज़्यादा हुई, अलग अलग। लेकिन मैं एक दो पेशेंट यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा। एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरे पास कोविड टाइम से पहले से चल रही हैं, यानी 2019 में आई थी वो पेशेंट। और वो पेशेंट की खास बात यह है कि वो पेशेंट 60+ है और वो पेशेंट, लेडी पेशेंट, मेरे पास खुद अकेले आती हैं इलाज कराने के लिए। और जब वो मेरे पास आई उनको लंग कैंसर था और उनको लिवर में मेटास्टेटिस था। तो हमने जब दवाइयाँ शुरू की तो इनिशियली उनको रिस्पॉन्ड आया, फिर कुछ समय बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, तो हमने जब जांचें कराई तो पता लगा उनको लंग कैंसर के साथ साथ टीबी भी हो गया। तो हमने पेशेंट को बोला कि आपको ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने हमारी कुछ दवाइयों के साथ टीबी का पूरा कोर्स किया, जो एलोपैथिक सिस्टम का टीबी का कोर्स है, 6 से 9 महीने का कोर्स चलता है। वो टीबी का इलाज करके फिर मेरे पास वापस आई और हमने फिर अपनी दवाइयों को और इंटेंसिटी से बढ़ाया। और मेरे पास वो पेशेंट 4 साल से चल रहा है और वो लेडी अभी भी मेरे पास अकेली आती है, सारे काम खुद करती है। एट प्रेजेंट उसको कोई खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी नहीं है, कोई चेस्ट पेन नहीं है, फुल एनर्जी है। और एक्सरे कराने पर भी या सीटी स्कैन भी हमने कराया, उसमें लंग की उसकी जो गांठें बहुत न के बराबर रह गई हैं। एक बहुत अच्छा केस है एक जो मैं बताया। एक दूसरा केस ये 4-5 साल पुराना बताया। एक केस मैं भी रिसेंटली बताता हूँ। एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है और उनकी भी एज 50 से 55 के बीच में है। ऐसे तो उनको सर्जरी एडवाइस की ऑन्को सर्जन ने, मैंने भी उनको कन्वेंस किया, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थिति या किसी वजह से वो सर्जरी नहीं करा पाए। तो फिर हमने उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया और हमने 3 महीने बाद उनको वापस सोनो मेमोग्राफी कराई। तो उसमें उनका 30-35% साइज़ कम हुआ और पेशेंट को बहुत कंप्लेन पहले भी नहीं थी, तो कोई नई कंप्लेन डेवलप भी नहीं हुई। फिर उसके बाद अगेन हमने 4 महीने बाद उसका सोनोग्राफी कराया। तो अब एट प्रेजेंट 6 से 7 महीने के ट्रीटमेंट के बाद बाई वॉल्यूम 70% उसका साइज़ कम है। कुछ लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट थी वो भी कम है और उसको कोई तरह की फ्रेश कंप्लेन नहीं है। उसको साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत इंप्रूव है, अपना नॉर्मल सारा काम कर रहा है, पेशेंट खा रही है, पी रही है, सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो ये 2 पेशेंट स्पेशली मैं डिस्कस करना चाहता था। बहुत ही इंस्पिरेशनल और एनर्जाइजिंग स्टोरीज हैं दोनों, जिसमें पेशेंट्स को क्रिटिकल सिचुएशन में आपने हेल्प किया। डॉक्टर साहब, कुछ मिसकंसेप्शंस जो आयुर्वेदा के अराउंड है या कैंसर केयर के अराउंड है, कुछ डू यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट दैट? जी, आयुर्वेद में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। पहला मिसकंसेप्शन, लोग सोचते हैं कि हमने ट्रीटमेंट किया 2-4 महीने में बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कैंसर की बीमारी में बहुत लंबे समय तक इलाज लेना रहता है
और बीमारी ठीक होने के बाद वापस होनी रहती है, तो वो आयुर्वेद में भी हो सकती है और एलोपैथिक सिस्टम में भी रहती है। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर के टच में रहना है। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेद की कोई भी दवाई कभी भी नुकसान नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं है। हमें बीमारी के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से दवाइयाँ बीच बीच में चालू करनी पड़ती हैं, कुछ दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं। तो कैंसर की दवाइयाँ मरीज़ अपने आप ना ले कहने से। तीसरा, कई बार लोग क्या करते हैं, एक निश्चित पुड़िया दे दी कि भाई ये दवाई कैंसर के हर मरीज़ को देनी है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। किसी एक जगह से जाके किसी पर्टिकुलर कोई व्यक्ति फेमस हो गया कि वो कैंसर की दवाई दे रहा है, हमने एक ही दवाई लगातार लेते रहे, ऐसा नहीं करना। हर कैंसर के बॉडी के कंडीशंस के हिसाब से, उसकी स्टेज के हिसाब से कैंसर का अलग अलग इलाज है। तो डॉक्टर की ओपिनियन से, एक्सपर्ट की ओपिनियन से ही वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि एक ही दवाई सबके असर नहीं कर सकती और डॉक्टर के साथ हमेशा टच में रहना चाहिए। वुड यू लाइक टू गिव सम एडवाइस टू द पीपल जो इधर उधर ट्रीटमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, या जब डायग्नोसिस होता है तो उसको कैसे मैनेज करें, जैसे परिवार में, क्योंकि जब कैंसर होता है तो पेशेंट ही नहीं पूरे परिवार सफ़र करता है। तो जब ये न्यूज़ ब्रेक होती है तो उसके बाद जब वो सॉल्यूशंस के लिए एक्सप्लोर करने लगता है तो कुछ उस पर एडवाइस करें डॉक्टर साहब कि कैसे आदमी को उस वक्त एक्ट करना चाहिए। देखिए, कैंसर की जैसे ही पता लगे किसी को घर में कि XYZ इस पर्सन को कैंसर हो गया है, तो सबसे पहला काम परिवारजनों का है को पैनिक ना होने दें। क्योंकि कैंसर में मैंने देखा है कि जो व्यक्ति बीमारी से कम परेशान होता है वो उस पैनिक कंडीशन से और पूरा परिवार इधर उधर भटकता रहता है। ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद एक्सपर्ट की तलाश करें कि कैंसर में अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आयुर्वेद में कौन एक्सपर्ट है। और एक्सपर्टाइज की जहाँ बात है, आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर को देखें, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन या OPDs जहाँ भी चलती हैं वहीं जाएँ। एक फेक डॉक्टर्स बहुत सारे मार्केट में लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इधर उधर जाते हैं, उनकी तरफ नहीं जाना। इसके लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स देख सकते हैं या डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपका भी एक आयुष भारत करके प्लेटफॉर्म है। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनका सोशल वैल्यू है, उनके थ्रू डॉक्टर्स की तलाश करें तो बेहतर होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है कि हमेशा पेशेंट को विजिलेंट रहना है और कंपोज रहना है, कि पैनिक नहीं करना है। ये सारी बात तो हमने करी कि कैंसर हो जाए तो उसको हम कैसे करें। आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से या आपके इतने एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से व्यक्ति को किस तरीके की लाइफस्टाइल रहनी चाहिए या जीना चाहिए कि कैंसर हो ही ना, हम इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकें, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। आजकल हर किसी के परिवार में कैंसर के देखने को मिल रहा है। हम क्या करें, और ख़ासतौर से हमारी जो नई जनरेशन है वो क्या करे कि कैंसर की होने की चांस कम हो। जी, आज के समय की बहुत ज़रूरत है ये कि कैंसर को हमें कैसे बचाना है। तो एक तो जनरल बातें हैं कि कैंसर, हम अपना जनरल लाइफस्टाइल ठीक रखें, समय पर जगें, समय पर सोएं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, अच्छा खान पान लें, सीजनल वेजिटेबल फ्रूट्स लें, ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग किसी दूसरे सीज़न में दूसरे सीज़न के फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं। ये जनरल बात हुई। फिर कैंसर स्पेसिफिक बात करें तो एक तो कैंसर के जो कारण है, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, हाई रेडिएशन है, बार बार एक्सरे कराना है, या केमिकल या फर्टिलाइज़र से युक्त चीज़ों का सेवन करना है, बाज़ार की खाने को ज़्यादा सेवन करना है, इनसे हमें बचना होगा। अगर हम इनसे बचते हैं तो कैंसर को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो ये पब्लिक के लिए मेरा मैसेज भी है कि अपना जनरल लाइफस्टाइल अच्छा रखें, कैंसर के जो कारण हैं उनसे बचें। हाँ, समय समय पर एज के अकॉर्डिंग कुछ स्क्रीनिंग होती है, अलग अलग कैंसर के हिसाब से कुछ वार्निंग सिग्नल होते हैं, जैसे पेशाब में कभी ब्लड आ जाए, थूक में ब्लड आ जाए, कोई गांठ दिखाई दे, या आपको लगातार फीवर आए। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें, बीच बीच में स्क्रीनिंग करते रहें, जिससे अर्ली डिटेक्शन होगा तो हम कैंसर को ठीक से लड़ पाएंगे। Thank you, Dr. Saab, for giving your valuable insights and guidance. So, guys, today we've learned about one of the most critical chronic conditions, which is cancer. कैसे ये होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे इसको अवॉइड करें, और अगर हो जाए तो कैसे हम ट्रीटमेंट को लें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर के साथ हमेशा कंसल्टेशन में रहें, और अगर कुछ चीज़ अगर हमें ऑब्जर्वेशन में आ रहा है तो उसको डॉक्टर के साथ तुरंत डिस्कस करें। So thank you, Dr. Saab, for giving us your time and guiding our viewers on that. Thank you so much. वेलकम वैभव जी, और मेरे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार।